इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश, लगभग 23 करोड़ मुसलमानों का घर। दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसकी विविधता, सहिष्णुता और धार्मिक संतुलन से बनी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडोनेशिया में एक ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ है जिसने देश की सबसे बड़ी इस्लामी संस्था को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा विवाद जिसने न सिर्फ राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि धार्मिक समुदाय और जनता के बीच भी उथल-पुथल पैदा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे इंडोनेशिया के लिए इसका क्या मतलब है। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली इस्लामी संस्था से। ये संस्था न सिर्फ धार्मिक फैसलों में बड़ी भूमिका निभाती है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी इसकी बात को पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है। इसके अध्यक्ष को देश में एक सम्मानित और संतुलित आवाज माना जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले इसकी बैठकों में अचानक खामोशी की जगह इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश, लगभग 23 करोड़ मुसलमानों का घर, दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसकी विविधता, सहिष्णुता और धार्मिक संतुलन से बनी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडोनेशिया में एक ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ है जिसने देश की सबसे बड़ी इस्लामी संस्था को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा विवाद जिसने न सिर्फ राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि धार्मिक समुदाय और जनता के बीच भी उथल-पुथल पैदा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे इंडोनेशिया के लिए इसका क्या मतलब है। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली इस्लामी संस्था से। यह संस्था न सिर्फ धार्मिक फैसलों में बड़ी भूमिका निभाती है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी इसकी बात को पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है। इसके अध्यक्ष को देश में एक सम्मानित और संतुलित आवाज माना जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले इसकी बैठकों में अचानक खामोशी की जगह गर्म बहसों ने ले ली। सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और माहौल ऐसा बन गया कि यह संस्था खुद अपने भीतर ही बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। विवाद की शुरुआत एक घटना से हुई। संस्था के अध्यक्ष ने एक ऐसे वक्ता को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जिसे कई सदस्य इस्राएल समर्थक मानते थे। इंडोनेशिया, जहां जनता फिलिस्तीन के समर्थन में बेहद मुखर रहती है, वहां किसी इस्राएल समर्थक व्यक्ति को धार्मिक मंच पर बुलाना बड़े सवाल खड़े करता है। जैसे ही यह बात संस्था के वरिष्ठ सदस्यों को पता चली, विरोध तेज हो गया। कई सदस्यों ने कहा कि यह संस्था की आवाम के साथ खड़े होने की परंपरा से धोखा है। उनका मानना था कि संस्था को किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंच नहीं देना चाहिए जिसकी विचारधारा मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचाती हो। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ा, संस्था के कार्यकारी दल में दरार साफ दिखाई देने लगी। कुछ सदस्य अध्यक्ष के समर्थन में खड़े हो गए। उनका कहना था कि संवाद हमेशा बंद दरवाजे नहीं रखे जा सकते। वे तर्क दे रहे थे कि किसी को बुलाने का मतलब उसका समर्थन करना नहीं होता, बल्कि विचारों का आदान प्रदान लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद है। वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वाले सदस्य इस बात पर अडिग थे कि धार्मिक संस्थानों को ऐसे विवादास्पद और संवेदनशील चेहरों से दूरी रखनी चाहिए। विवाद इतना बढ़ गया कि कई वरिष्ठ सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अध्यक्ष से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। यह मांग सिर्फ एक मतभेद नहीं थी, यह संस्था के भीतर असली शक्ति संघर्ष को भी उजागर कर रही थी। कोई इसे वैचारिक टकराव बता रहा था, तो कोई इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई मान रहा था। इस बीच मीडिया भी इस घटना को प्रमुखता से दिखाने लगा। अखबारों में लेख आने लगे, टीवी चैनलों पर बहसें छिड़ गईं और सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। कुछ लोग अध्यक्ष के पक्ष में थे। उनका कहना था कि इंडोनेशिया जैसी बहुसांस्कृतिक समाज में संवाद और विचारों का आदान प्रदान जरूरी है। वहीं विरोध करने वालों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उनका तर्क था कि यह फिलिस्तीन के संघर्ष का मजाक उड़ाने जैसा है। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया फिलिस्तीनियों की पीड़ा देख रही है, ऐसी किसी भी व्यक्ति को मंच देना नैतिक रूप से गलत है। धीरे धीरे यह मुद्दा धार्मिक मतभेद से निकलकर राजनीतिक रंग लेने लगा। कुछ राजनीतिक दलों ने इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने अध्यक्ष को विदेशी एजेंडों से प्रभावित बताया। दूसरी ओर कुछ पार्टियों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। इस तरह इस्लामी संस्था का यह आंतरिक विवाद अब पूरे देश की चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका था।
इस विवाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इंडोनेशिया में धार्मिक संस्थाएं न सिर्फ धार्मिक दिशा तय करती हैं, बल्कि सामाजिक नीति, शिक्षा और मानवाधिकार मुद्दों पर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस संस्था के भीतर का मतभेद सिर्फ एक संगठन का मामला नहीं है, यह राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। जब कोई संस्था इतनी बड़ी हो, उस पर इतना भरोसा हो, तो उसके भीतर उठी हल्की सी दरार भी पूरे देश में कंपन पैदा कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह विवाद जल्द सुलझ जाएगा या यह संस्था में एक स्थायी दरार छोड़ देगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सरल नहीं है। संस्थाओं में जब स्थिति वैचारिक मतभेद की हो, तो उसे सिर्फ प्रशासनिक आदेशों से नहीं सुलझाया जा सकता। दोनों पक्ष अपनी जगह सही और गलत दोनों तरह से दिखते हैं। विरोध करने वाले भावनात्मक और सामाजिक पहलू को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि अध्यक्ष के समर्थक तर्क और संवाद की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इन्हीं बहसों के बीच कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस घटना के पीछे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति और मध्य पूर्व की उथल-पुथल भी इस विवाद का परोक्ष कारण हो सकती है। इंडोनेशिया लंबे समय से फिलिस्तीन का खुला समर्थक रहा है। ऐसे माहौल में किसी इस्राएल समर्थक व्यक्ति को धार्मिक मंच पर बुलाना बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। संस्था के अध्यक्ष ने अपने बचाव में कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह का राजनीतिक संदेश देना नहीं था। उनका कहना था कि संवाद और चर्चा से लोग विचारों को समझते हैं और इससे समाज मजबूत होता है। लेकिन विरोध करने वाले सदस्य इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए। उनका मानना था कि अध्यक्ष को जनता की भावनाओं और संस्था की प्रतिष्ठा दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। संस्था के अंदर अब तक कई बैठकों का दौर चल चुका है, लेकिन समाधान दूर दिखाई देता है। बीच बीच में यह खबरें भी आईं कि कुछ सदस्य संस्था को 2 भागों में बांटने की तक धमकी दे रहे हैं। हालांकि अधिकतर वरिष्ठ नेता इस विभाजन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है तो देश की सबसे प्रभावशाली धार्मिक आवाज़ कमज़ोर पड़ सकती है। इस बीच देश की जनता इस पूरे मामले को उत्सुकता और चिंता दोनों के साथ देख रही है। एक बड़ा वर्ग इस विवाद को इस बात का संकेत मान रहा है कि धार्मिक संस्थानों में भी समय के साथ विचार बदल रहे हैं, युवा नेतृत्व उभर रहा है और पारंपरिक सोच को चुनौती मिल रही है। वहीं कुछ लोग चिंतित हैं कि इस विवाद से धर्म और राजनीति का टकराव और बढ़ सकता है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यह विवाद इंडोनेशिया की वैश्विक छवि पर भी असर डाल सकता है। इंडोनेशिया हमेशा खुद को मध्यस्थ, संतुलित और शांतिप्रिय देश के रूप में पेश करता है, लेकिन अगर उसकी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था के भीतर ही ऐसी उथल-पुथल रहेगी, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ सकती है। फिलहाल संस्था के अध्यक्ष पर इस्तीफे का दबाव अभी भी बना हुआ है। अगर अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं तो यह संस्था में बड़ी उथल-पुथल का कारण बनेगा, और अगर वे बने रहते हैं तो यह उनकी नेतृत्व क्षमता की परख का महत्वपूर्ण समय होगा। इंडोनेशिया की यह कहानी सिर्फ एक आमंत्रित वक्ता की नहीं है। यह कहानी है विश्व राजनीति, धार्मिक भावनाओं, सांगठनिक शक्ति, विचारों की लड़ाई और सामाजिक संतुलन की। यह कहानी है कैसे एक देश की धार्मिक संस्था में उठी हलचल पूरे राष्ट्र में चर्चा का कारण बन सकती है, और यह कहानी आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। देखने के लिए धन्यवाद।